और उस 1793 का चार्टर एक्ट, जैसा मैंने कहा था कि पहला चार्टर एक्ट था, 20 साल की अवधि के लिए कंपनी को उसके अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई। तो स्वाभाविक है कि 20 साल के बाद पुनः उसकी समीक्षा की जानी थी। इस 20 साल में हमें यह भी देखना होगा कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वहां उसमें कितना परिवर्तन हुआ। क्योंकि 1793 और 1813 के मध्य भारतीय राजनीति और यूरोपीय राजनीति दोनों में काफी परिवर्तन है। अगर हम भारतीय राजनीति की चर्चा करें तो अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य का विस्तार पलासी और बक्सर से तो किया। 1765 के दीवानी के अधिकार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति तो बन गई, लेकिन इस मध्य हम देख रहे हैं कि उसका क्षेत्रीय विस्तार काफी हो रहा है। मैसूर का युद्ध, जो चारों युद्ध लड़े गए, और 1799 तक मैसूर का जो राज्य था टीपू सुल्तान के पराजय के बाद वो कहीं ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। तो एक तरह से काफी क्षेत्र दक्षिण में अंग्रेजों ने बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अभी कोई शक्ति भारत में यूरोपीय व्यापारियों को चुनौती दे सकती थी, तो वो थी मराठा शक्ति। लेकिन 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी, हालांकि उसके बाद भी मराठों ने अपने को काफी संभाला है, क्योंकि 1782 का जो युद्ध, पहले युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ और अंततः सालवाई की संधि होती है, वो अंग्रेजों के लिए कोई सम्मानजनक नहीं थी। मराठे काफी सम्मानजनक स्थिति में थे। लेकिन मराठों के जो अंतर कला थे, उन अंतर कला ने अंग्रेजों को मौका दिया और उसका परिणाम रहा 1802 में पेशवा का, रघुनाथ राव या राघोबा पेशवा का, हम देखते हैं कि किस तरह से पेशवा ने आत्म समर्पण कर दिया, एक तरह से सहायक संधि कर दी अंग्रेजों के साथ। उसके पहले जितने भी बड़े नेता थे 1795 तक, चाहे अहिल्याबाई हो, तो मराठा के अधिकांश नेताओं का निधन भी हो चुका है। और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में मराठों के अंतर कलह और आपसी द्वंद्व के कारण जो द्वितीय मराठा युद्ध हुआ वह इसी मध्य हो रहा, और अंततः तीसरा मराठा युद्ध भी 1813 का पहले समाप्त हो रहा। तो भारत में मराठों का जो प्रभाव था वो भी इस समय तक समाप्त हो चुका है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने इस समय तक काफी अपने क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। उनका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो काफी अधिक हो चुका है। तो जो परिस्थितियां हैं वो भारत के संदर्भ में अब कोई ऐसी शक्तिशाली शक्ति नहीं है, क्योंकि हैदर अली, टीपू सुल्तान, मराठे, सब लगभग अपने अस्त को चले गए। तो भारत में कोई शक्तिशाली शक्तियां नहीं थी, केंद्रीय शक्ति जो अंग्रेजों को चुनौती दे पाए। वहीं यूरोप में भी काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह वह समय है जब लगातार फ्रांस और
ब्रिटेन के मध्य संघर्ष हो गया। 1802 में नेपोलियन ने अपने को सम्राट घोषित किया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसने अपने यूरोप में प्रभाव और क्षेत्र के विस्तार के लिए निरंतर युद्ध प्रारंभ किया। 1805 में पुनः युद्ध होता है ट्रफाल्गर का, नेल्सन के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में हालांकि नेपोलियन सफल नहीं हुआ सामुद्रिक युद्ध में, लेकिन उसके बाद उसने नेपोलियन को लगा कि प्रत्यक्ष रूप से हम समुद्र में इंग्लैंड की नाविक शक्ति से नहीं जीत सकते हैं, इसलिए इंग्लैंड को पराजित करने के लिए उसके व्यापार को नष्ट करना जरूरी है। क्योंकि ब्रिटेन के जो आधार है, उसकी जो शक्ति है, वे उसके उपनिवेश है और दूसरे क्षेत्रों में, विश्व के दूसरे देशों में फैला हुआ उसका व्यापार है। तो यदि उसके व्यापार को रोक दिया जाए तो स्वाभाविक है कि इंग्लैंड घुटना टेक देगा। और इसीलिए नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल वार शुरू किया और इसी कॉन्टिनेंटल वार के तहत 1906 में उसने बर्लिन, साथ में मिलन घोषणा, हालांकि प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटेन ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और इस तरह से 1807 से एक तरह से दोनों तरफ से खुलकर कॉन्टिनेंटल वार शुरू हो रहा है। यह जो महाद्वीपीय युद्ध या कॉन्टिनेंटल वार शुरू हुआ, कहीं ना कहीं उससे जो ब्रिटिश व्यापारी थे जो अन्य देशों में व्यापार करते थे, उनको काफी हानि हुई। इसीलिए वे चाहते थे कि कॉन्टिनेंटल वार के कारण उनके जो हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिए जरूरी है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार है उसको समाप्त किया और उनको भारत से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो एक बहुत बड़ा दबाव इंग्लैंड के व्यापारियों का था वहां के संसद पर, वहां के प्रतिनिधियों पर, कि कंपनी के चार्टर में संशोधन करते हुए जो 1793 में उनके अधिकार को 20 साल के लिए दिया गया था, अब उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि यह समय हो चुका है संशोधन का। और उस संशोधन के तहत अब इंग्लैंड के दूसरे व्यापारियों को भी भारत में व्यापार की अनुमति दी है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था व्यापारियों का। दूसरा कारण था कि कुछ आर्थिक विचारधारा के ऐसे स्वतंत्र चिंतक थे जो एडम स्मिथ के फ्री ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करते थे और इसीलिए वे मोनोपोली के खिलाफ थे और उनका मानना था कि मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया जाना चाहिए। तो इसलिए एडम स्मिथ के समर्थक भी इस पक्ष में थे। तो कहीं दो तरफा दबाव था ब्रिटेन के जनप्रतिनिधियों पर कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली है उस मोनोपोली को सीमित किया जाए। हालांकि अभी भी ब्रिटिश जो राजनीतिक थे, अधिकारी थे, वे इस पक्ष में नहीं थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया जाए। इसलिए इन दबावों के बावजूद उन्होंने एक मध्य का रास्ता निकालने का प्रयास किया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि पहले से ही एक अधिकार ली हुई थी, इसलिए उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन शासन ने एक मध्य का रास्ता निकालने का प्रयास किया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया और कोई भी ब्रिटिश का व्यापारी अब भारत से मुक्त व्यापार कर सकता था। हालांकि जो चीन के साथ का व्यापार था, तो चीन के व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली बरकरार रहा।
और साथ ही चाय का व्यापार। ये दो मुद्दे थे जो अभी सभी व्यापारियों के लिए नहीं खुले हैं, या हम देखेंगे अगले 20 वर्ष के बाद पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में समाप्त हो रही है। लेकिन अभी 1813 में एक तरह से भारत का क्षेत्र तो व्यापारिक एक अधिकार से मुक्त कर दिया गया और सभी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में रहा। यह एक अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त होगा। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा जो कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको इस एक अधिकार के समाप्त होने से घाटा था, इसलिए उन्होंने इस घाटे की पूर्ति के लिए मांग की और कहा गया कि उनका जो डिविडेंड होगा वह गारंटी मिनिमम 10% डिविडेंड उनको दिया जाएगा। यदि भारत के व्यापारिक लाभ से उसकी पूर्ति नहीं होती है तो 10% डिविडेंड उनको देने की व्यवस्था होगी, यानी किसी भी तरह से वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट, यह भी कहा गया कि एक 2 लेखे तैयार होंगे अलग अलग। एक लेखा होगा भारत के क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व आय का राजस्व लेखा, और दूसरा जो व्यापारिक लेखा है, जो व्यवसाय से वाणिज्य से जो आय हो रही है उसका लेखा। तो ये 2 तरह के लेखे अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे और उस अकाउंट्स के माध्यम से ही उसका ब्यौरा ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी और ब्रिटिश संसद को सौंपेगी। चार्टर एक्ट का भारत के संदर्भ में देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण 1813 के चार्टर एक्ट का है। हालांकि यह राशि बहुत ही न्यून है, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में यह निश्चित किया गया कि भारत में साहित्य के विकास और भारत के देसी लोगों के वैज्ञानिक सोच के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए 1 लाख रुपया व्यय किया जाएगा। तो यह शिक्षा, विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए ब्रिटिश क्षेत्र में निवासरत देसी लोगों के लिए व्यय किया जाना था 1 लाख रुपया प्रति वर्ष। लेकिन यह 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की जो रकम है, हालांकि यह बहुत न्यून है, लेकिन अगर हम देखें कि एक प्रयास है, एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है पहली बार, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना यह उत्तरदायित्व तो नहीं मानती थी कि भारत में शिक्षा का विकास उसकी जिम्मेवारी है। क्योंकि अभी इसके पहले भी हमने देखा था कि कुछ गवर्नर्स या कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी अपने व्यक्तिगत रुचि से उन्होंने मदरसे या संस्कृत पाठशालाएं स्थापित की थी। तो मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म के जो शिक्षा केंद्र थे उनको स्थापित करने का व्यक्तिगत प्रयास कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया। चाहे वारेन हेस्टिंग्स हो जिन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, जोनाथन डंकन हो जिन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, तो एक व्यक्तिगत प्रयास से हो रहे थे। हालांकि यह एक पहली बार सुनिश्चित किया गया कि 1 लाख रुपया दिया जाए। यह भी यहाँ बताना आपको जरूरी है कि अगले 10 साल तक, मैंने 1823 तक, इसमें से 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आगे चल के देखेंगे कि उसको लेकर क्या विवाद था और इसका समाधान अगले चार्टर एक्ट में होता है
जब मैकॉले के अधीन न्यू शिक्षा नीति बनती है और तब यह सुनिश्चित होता था। 1823 तक लगातार यह संघर्ष बना रहा कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे किया जाए, क्या आधार होगा, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा या भारतीय शिक्षा। तो एक भाषा को लेकर भी था, दूसरा संघर्ष बराबर रहा है कि शिक्षा नीति क्या होगी, भारतीय शिक्षा प्रणाली रहेगी या पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली रहेगी। तो इसको लेकर काफी लोगों में मतभेद था और उस मतभेद को लेकर ही आपस में संघर्ष था और इसलिए सरकार यह डिसीजन भी नहीं ले पाई है, नहीं इस तरह का कोई रकम व्यय हो पाया। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर हमको ये दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट है, तो राज्य के पहली बार राज्य का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है शिक्षा के विकास के लिए, क्योंकि अभी तक राज्य शिक्षा के मामले में अपने को अलग रखे। नेक्स्ट है, पहली बार एक और चीज जो काफी महत्वपूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है वह है कि पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया, क्योंकि 1813 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और ब्रिटिश संसद के जो राजनीतिक थे उनका मानना था कि भारत में इस तरह से शासकीय रूप से अनुमति देना ईसाई धर्म का प्रचार कहीं न कहीं भारतीय लोगों को एक तरह से चोट पहुंचाएगा और भारत का जो व्यापार है उसको हानि हो सकती है। और इसीलिए समय समय पर उन्होंने बाइबल वगैरह को जब्त करने का प्रयास किया। हालांकि इसके पहले काफी चर्च आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली चर्च भी आया था, लूथेरियन चर्च भी भारत आए हुए थे और उन्होंने ईसाई धर्म समाज सेवा के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी शुरू किया था। लेकिन शासकीय अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश संसद की तरफ से इस तरह की कोई अनुमति नहीं थी कि ईसाई मिशनरी भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर। तो 1813 में अनुमति मिली ईसाई मिशनरियों को कि भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए आपको बिशप की एक बिशप जो उनके चर्च के प्रमुख होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, कलकत्ता में हेडक्वार्टर बना और बिशप के पोस्ट का क्रिएशन। आगे चल के देखेंगे 1833 में कुछ और अधिकारी आएंगे चर्च के जो बिशप के सहायक के रूप में होंगे, लेकिन एक पोस्ट क्रिएट हुआ बिशप का, क्योंकि सबसे पहले पोप होते हैं, कार्डिनल, आर्च बिशप, बिशप, ये हायरार्की है चर्च में। तो पोप रिलीजियस रूप से सर्वोच्च अधिकारी होता है चर्च का। तो लेकिन भारतीय क्षेत्र के लिए क्योंकि एक रिलीजियस जुरिडिक्शन में जो एक अधिकारी होना चाहिए, एक धर्म गुरु होना चाहिए, इसलिए बिशप की नियुक्ति हुई, कलकत्ता हेडक्वार्टर बना और वहीं से पूरे जो ब्रिटिश मिशनरी थे उनका नियंत्रण होता था। इसके अलावा इस एक्ट ने भारतीय लोगों पर जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में थे उनको उन पर कर लगाने का भी अधिकार प्रदान किया और यह भी निश्चित किया कि वे लोग जो ये कर नहीं देंगे उनको दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से 1813 का जो चार्टर एक्ट है वह चार्टर एक्ट कुछ मामले में काफी महत्वपूर्ण है। कम से कम अगर कंपनी के दृष्टि से देखें, ब्रिटिश कंपनी के दृष्टि से देखें, वहाँ के व्यापारियों के दृष्टि से देखें, तो
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था भारत के साथ व्यापार एकाधिकार का, वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। हालांकि यह सही है कि कंपनी का 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में भारतीय क्षेत्र को छोड़कर चीन के साथ और चाय के व्यापार का एकाधिकार जो था वह अभी भी साल के लिए रखा गया। और भारत में अभी भी कंपनी अगले 20 साल के लिए, क्योंकि इसमें 20 साल का टर्म 1813 के चार्टर एक्ट में वो अवधि पुनः निश्चित की गई कि अगले 20 वर्ष तक कंपनी भारत में अपने व्यापारिक कार्यों का और जो राजनीतिक कार्य हैं उनकी देखभाल। तो एक कंपनी की समयावधि 20 वर्ष के लिए तो बढ़ाई गई, लेकिन जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत के साथ वो समाप्त। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन वही शिक्षा के संदर्भ का है जो काफी महत्वपूर्ण है, और तीसरा धार्मिक रूप से है जो हम देख रहे हैं कि काफी कुछ बतलाता है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में वो कहीं राज्य अपनी उत्तरदायित्व को लेता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है कि शिक्षा के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो यह है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। अब इस पे किसी को कुछ चर्चा करनी है तो कर सकते।